हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 27 नवंबर 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को एनालाइज करेंगे आज के इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम द हिंदू को भी एनालाइज करते हैं और साथ में द इंडियन एक्सप्रेस को भी एनालाइज करते हैं। तो जितनी भी न्यूज़ आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है उन सभी को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। शुरुआत करते हैं आज के इस एनालिसिस की, लेकिन बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहीं पे आपको पीडीएफ मिलेंगी। और साथ में जितने भी हमारे मेल आईडी है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है और साथ में वेबसाइट है, इसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपको डाउट हो रिगार्डिंग यूपीएससी आप हमसे इधर कनेक्ट कर सकते हो। ओनली 183 डेज आर लेफ्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो कोशिश करो कि अपना सारा फोकस जो है ना वो स्मार्ट वर्क पे लगाओ इंस्टीड ऑफ ओनली हार्ड वर्क। देखो, हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है, तो आप क्यों आगे निकलोगे? आप कैसे एज मिलेगी आपको? तो स्मार्ट वर्क करो। जिस चीज में बाकी लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको वो चीज 40 मिनट में हो जाए तो कितना अच्छा रहे। इसीलिए देखो, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज करो। अभी हर कोई यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे न्यूज़पेपर्स को पढ़ने में, फिर उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकालने में, नोट्स बनाने में लगाता है। ये सब काम हम आपके लिए करके आ रहे हैं, तो 40 मिनट्स में आपका पूरा करंट अफेयर्स उस दिन का कंप्लीट हो जाता है। साथ में कोई नोट्स नहीं बनाने, पीडीएफ यहाँ से आपको मिल जाएगी, उसी पीडीएफ से रिवाइज करते रहो। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी सेज नेवर रेसल विद पिग्स, यू बोथ गेट डर्टी एंड द पिग लाइक्स इट। तो बेसिकली ये जो है, बेसिकली ये जो कोट है रिगार्डिंग जो नेगेटिव टॉक्सिक पीपल है आपकी लाइफ में उनसे रिगार्डिंग है। ठीक है, आपको कुछ लोग होंगे जो हमेशा लेट डाउन करते होंगे, डिमोटिवेट करते होंगे। अगर आप उनसे बातचीत में लग गए या उनसे लड़ने झगड़ने में, आर्ग्यू करने में लग गए, तो आप दोनों यहाँ पे डर्टी हो जाओगे और सामने वाले पर्सन को तो ये पसंद ही है। कहते हैं ना, पराई पचर, आपने सुना होगा ये वर्ड, नॉर्थ इंडिया में बहुत चलता है। पराई पचर यानी कि दूसरों के बारे में गॉसिप करना, दूसरों की बिचिंग करना और ये सब चीजें। इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ड्रीम है बहुत बड़ा है, तो इसको रियलाइज करने के लिए ये सारी चीजें तो बिल्कुल ही छोड़नी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला आज का आर्टिकल है बर्थ सर्टिफिकेट टू बी मेड मैंडेटरी फॉर जॉब्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड वोटिंग राइट्स। तो अगर आप लोगों में से किसी के पास भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी जल्दी तैयार करवा लो। क्यों? क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट के बिना अब आप ना ही स्टेट लेवल की जॉब्स, ना ही सेंट्रल लेवल की जॉब्स, ना ही यूपीएससी में आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाओगे विदाउट द बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ इसी के लिए नहीं, लाइसेंस बनाने के लिए, पासपोर्ट, वोटिंग राइट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, जॉब, सबके लिए यहाँ पे यूज होगा। ओके, पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसी से इसको कनेक्ट कर सकते हो। यूनियन गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि बर्थ सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होगा हर स्फेयर ऑफ लाइफ के लिए। यानी कि अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, वोटर लिस्ट में नाम चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए, या कुछ भी हो, ठीक है, हर जगह पे आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, पेश करना पड़ेगा। और इसको यहाँ पे बेसिकली अमेंड किया जा रहा है एक एक्ट को। तो उसके लिए ड्राफ्ट बिल आई है और यहाँ पे अमेंड किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ 1969। तो बेसिकली अभी क्या है ना कि बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ 1969। और कहा जा रहा है कि इसी में अमेंडमेंट करने के लिए ये बिल लाई गई है। ओके, तो बिल जो है अभी विंटर सेशन में पेश की जाएगी। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है बर्थ एंड डेथ का, ये बहुत कंपलसरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है 1969 का, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बहुत कंपलसरी है। और अगर कोई भी इसको वायलेट करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, लेकिन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि इसका कंप्लाइंस और अच्छा किया जा सके, क्योंकि बेसिक सर्विसेज को अगर इसको जोड़ देंगे बेसिक सर्विसेज से, तो फिर इसका कंप्लाइंस और अच्छा हो जाएगा। ओके, दूसरी बात करते हैं कि ज़रूरत क्या है इस अमेंडमेंट की। तो देखो, अमेंडमेंट की कुछ ज़रूरतें ये है कि आपने सुना होगा, देखा होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि कई सारे स्टेट्स में ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पे फेक बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स बन रहे थे। ठीक है, और इसमें जो यूज़र आईडी है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड है, उनका मिसयूज हो रहा था गवर्नमेंट पोर्टल्स पे। ओके, तो यहाँ पे लगभग अगस्त 2021, एक महीने की बात है, तो एक महीने में 250 फेक बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बन गए। आगरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो वेबसाइट थी वो जब हैक हुई,
तो इस तरह से 250 बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बन गए जो कि फेक थे। ओके, और अभी गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट कर दे। ओके, इसके लिए पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट काफी काम आने वाले हैं। इलेक्टोरल रजिस्टर हो गया, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इन सभी को ऑटोमेटिकली अपडेट करने के लिए भी गवर्नमेंट ये करना चाह रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रपोज करी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाना पूरे इंडिया का, तो उसके लिए भी ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो देखो, कहा यह जा रहा है कि जो डाटाबेस होगा ये किस चीज में हमारी मदद करने वाला है, क्यों ये डाटाबेस हम बना रहे हैं। तो नेशनल लेवल पर ये बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा अगर ये कंप्लाइंस हो जाता है तो, और ये काम आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए, जैसे सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत जो पॉपुलेशन रजिस्टर बनने वाला है उसको अपडेट करने के लिए, इलेक्टोरल रजिस्टर्स के लिए, इलेक्टोरल रोल्स के लिए, आधार डाटाबेस के लिए, साथ में राशन कार्ड डाटाबेस के लिए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत है, पासपोर्ट डाटाबेस के लिए पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत, और ड्राइविंग लाइसेंस डाटाबेस के लिए जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आता है। तो इन सभी एक्ट्स को कुछ ना कुछ एक बैकिंग मिल जाएगी, एक और डॉक्यूमेंट अगर इसके साथ अलाइन हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है तो। ओके, नाउ देखो, जो रिपोजिटरी है डाटा, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पैरेलल रिपोजिटरी ऑफ डाटा हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है तो। ठीक है, तो पैरेलल रिपोजिटरी ऑफ डाटा इनके पास हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा, एक चीफ रजिस्ट्रार बनाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर जो कि सारे डाटाबेस को मैनेज करेगा, और एक यूनिफाइड डाटाबेस बनाया जाएगा सेंट्रल लेवल पर भी। ओके, और अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो सेंटर इसको अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज कर पाएगा। तो इसीलिए बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली बर्थ सर्टिफिकेट फॉर वेरियस ऑफ काइंड ऑफ सर्विसेज। ओके, चलिए बात करते हैं आगे, रिक्रिएटिंग सैक्रेड ग्रोव्स इन नॉर्थ तमिलनाडु। हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लेकर आई है, गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट लेकर आई है कि यहाँ पे पहले बहुत सारे सैक्रेड ग्रोव्स हुआ करते थे, रिच डाइवर्सिटी हुआ करती थी, एंशियंट ट्रेडिशन पनप रहा था, पल रहा था। यहाँ पे लगभग 1,500 टेम्पल्स हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे ये डिक्लाइन हो गया है और इसको वापस से रिप्लेनिश करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ओके, तो इसको पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, एनवायरमेंट से। तो देखो, यहाँ पे बताया गया है कि पहले तो बहुत सारे सैक्रेड ग्रोव्स हुआ करते थे, ना सिर्फ साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में भी। और ये जो सैक्रेड ग्रोव्स कम हुए हैं, ये क्यों हुए हैं कम, बिकॉज ऑफ रैम्पेंट इंक्रोचमेंट, इनवेजिव स्पीशीज आ गए हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है इसीलिए। ओके, और इसी को वापस से लाने के लिए, इसी को वापस से ठीक करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो कुछ कुछ एफर्ट्स करने वाली है। यहाँ पे ये कहा गया है कि हर टेम्पल का एक सैक्रेड प्लांट होता है। ठीक है, सैक्रेड ग्रोव क्या होता है कि फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, सैक्रेड ग्रोव होता क्या है कि ये मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में कोई आसपास पूरी प्लांटेशन होगी, और प्लांटेशन के बीच बीच में यहाँ पे कोई टेम्पल होगा, ठीक है, जिसको सैक्रेड टेम्पल माना जाता है। इस सैक्रेड टेम्पल में एक सैक्रेड ट्री होगी, ठीक है, स्थल वृक्षम होगा, और यही डिनोट करेगा कि प्लांट्स एंड ट्रीज की कितनी इंपॉर्टेंस थी एंशियंट डेज में। ओके, तो ये जो है ये पूरी प्रैक्टिस सैक्रेड ग्रोव वाली अभी धीरे धीरे कम हो रही थी, श्रिंक हो रही थी, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इतनी बढ़ रही थी। लेकिन अब इसको वापस से शुरू किया जा रहा है, वापस से रिप्लेनिश करने की कोशिश की जा रही है। तो सैक्रेड ग्रोव्स हैं क्या, पहले तो ये समझो। सैक्रेड ग्रोव्स जो हैं बेसिकली कुछ नेचुरल वेजिटेशन का पीस है, जहाँ पे कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो रिलीजियस रीजन से रहती हैं, और रिलीजियसली यहाँ पे जो सैक्रेड ग्रोव है उसमें जो सैक्रेड ट्री है या डीटी वहाँ पे उनको लगता है कोई है, तो उसको पूजती हैं, वर्शिप करती हैं। ये एरिया जो है लोकल डीटी से डेडिकेटेड होता है, लोकल डीटी के लिए डेडिकेटेड होता है, और लोकल कम्युनिटीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि इसको प्रोटेक्ट और नर्चर किया जाए। इसमें आप देखते हो इस प्रोटेक्शन में क्या होता है, हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन जो है इस एरिया में बिल्कुल बैंड होती है, लेकिन सस्टेनेबल प्रोसेस के लिए आप कुछ कुछ यहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, जैसे हनी या डेडवुड कलेक्शन के लिए। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, जिसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो इन लैंड्स को भी प्रोटेक्शन देगा। ओके, आपने वो रिसेंटली मूवी आई थी कांतारा, उसको अगर देखा होगा तो कुछ कुछ आपको उस कंसेप्ट से समझ में आएगा। एग्जैक्टली तो वो सैक्रेड ग्रोव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आप समझ सकते हो कि एक बड़ी सी रूरल कम्युनिटी है जो कि फॉरेस्ट कम्युनिटी है, ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी है, और यहाँ पे उनका कोई सैक्रेड डीटी है, और इस डीटी के साथ उन्होंने कोई ना कोई ट्री को कनेक्ट किया हुआ है, और ये पूरा
पूरा एरिया जो है लोकल डीटी के लिए, लोकल डीटी को वर्शिप करने के लिए रिलीजियस पर्पज से यहाँ रह रहा है, जिसमें वो हनी और रेडवुड वगैरह का कलेक्शन कर सकता है। कोई हंटिंग एंड डिफोरेस्टेशन अलाउड नहीं है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसमें देखो ये मैप है, इस मैप में आप देख सकते हो कहाँ पे कितने सैक्रेड ग्रोव्स हैं। तो अभी देखो, अभी मोस्टली सैक्रेड ग्रोव साउथ इंडिया में ही देखने को मिलते हैं, नॉर्थ इंडिया में से तो लगभग लगभग खत्म हो गए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एनक्रोचमेंट। मेजरली आप देखोगे तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, सभी जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखो हिमाचल, हरियाणा, तो देखो ऑलमोस्ट हर जगह। जहाँ नहीं है वो याद रखना, ठीक है। एक तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ओके, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और यहाँ पे पंजाब, इन एरियाज में हमको देखने को नहीं मिलता है। ओके, अच्छा, आगे बात करते हैं ट्रेडिशनल यूजेस क्या है इन सैक्रेड ग्रोव्स के। तो पहला तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए जो कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, वो बहुत रिलाई करती हैं इन फॉरेस्ट के ऊपर, इन सैक्रेड ग्रोव्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे फ्रूट एंड हनी हो गया और चॉपवुड हो गया, ये सब जो है काफी काम आती है यहाँ की लोकल कम्युनिटी को। साथ में सॉइल इरोजन वगैरह को रिड्यूस करती है, डिजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करती है ये जो लैंड होती है सैक्रेड ग्रोव्स वाली, क्योंकि है कुछ नहीं और कुछ नहीं है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट को कनेक्ट कर दिया है, यानी कि नेचर को कनेक्ट कर दिया गया है रिलीजन से। ओके, तो यही है सैक्रेड ग्रोव। ओके, अच्छा, राजस्थान में जैसे सॉइल इरोजन या डेजर्टिफिकेशन बहुत हो रहा है, तो राजस्थान के सैक्रेड ग्रोव्स हेल्प करते हैं कि ऐसा ना हो, ठीक है। इसके अलावा पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स बहुत सारी हैं, तो लोकल कम्युनिटी की जो भी वाटर नीड्स हैं वो पूरी हो जाती है यहाँ से। और ये रिचार्जिंग एक्वीफर्स की तरह काम करती हैं, ठीक है। रिचार्जिंग एक्वीफर्स यानी कि यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है काफी अच्छा होता है, और यहाँ पे वाटर टेबल बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल मीन ज्यादा ज्यादा यूज नहीं की जा रहे। ओके, अच्छा, मॉडर्न यूज की तरफ देखें तो मॉडर्न यूज में आप देखोगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के फॉर्म में आप इन एरियाज को देख सकते हो, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के फॉर्म में। और आप देखते हो कि यहाँ पे कई सारी स्पीशीज हैं जो रेफ्यूजी लेती हैं। अगर आप देख रहे हो बाहर आसपास के एरियाज में, जहाँ जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और इस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण ये जो स्पीशीज हैं इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये खुद एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो ऐसी स्पीशीज जिनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो इन एरियाज में आके सैक्रेड ग्रोव्स में आकर रहने लगते हैं, ठीक है, एनिमल स्पीशीज। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनते जाते हैं, और यहाँ पे हंटिंग के कारण भी ये स्पीशीज को दूसरी जगह रहना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए ये स्पीशीज यहाँ आके रह रही हैं। इसके साथ में यहाँ पे कई सारी प्लांट और एनिमल स्पीशीज मिलती हैं जो बाकी एरियाज में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। साथ में यहाँ पे काफी जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कहा जाता है ये जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं ये लंग्स हैं, लंग्स टू द सिटी है, ठीक है, क्योंकि ये इतना अच्छा वेजिटेशन कवर प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब इसमें बस यहाँ पे ये देख लो कि कहाँ पे सैक्रेड ग्रोव को क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा सैक्रेड ग्रोव्स हैं, और इनसे भी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में काफी अच्छे सैक्रेड ग्रोव्स हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सैक्रेड ग्रोव्स हैं। और महाराष्ट्र में इसको देवराय, देवरहती, देवगुड़ी कहा जाता है। अगर कर्नाटक की बात करें तो देवरा काड़ू कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो पवित्र वन कहा जाता है, पवित्र वन। इसके अलावा उत्तराखंड की या फिर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में स्वामी शुआल कोई काड़ू कहा जाता है। उत्तराखंड में दियो भूमि बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में ओरांग केंकरीज जोगमाया कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में आप देखोगे तो हरिथान, जहेरा, ठीक है, संताल बुरीथान, ये सब कहा जाता है। उड़ीसा में जहेरा, थुकुरम्मा, ठीक है। पुडुचेरी में कोविल कड़ू, ये कहा जाता है। मेघालय में आप देखोगे की लॉनियाम, इस तरह से नाम रखे जाते हैं। मणिपुर में गमखाप कहा जाता है। केरला में कावू, सरा कावू। झारखंड में सराना, गोवा में देओराई और पन, और इसके अलावा अरुणाचल में गंपा फॉरेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नाम कहाँ पे क्या बुलाया जाता है याद रखना है। और याद रखना, सबसे ज्यादा आज की डेट में सैक्रेड ग्रोव्स मिलते हैं महाराष्ट्र में, और उसके बाद मिलते हैं कर्नाटका में। ओके, सैक्रेड ग्रोव्स। एंड अगर थर्ड नंबर पे देखोगे तो ये आता है तमिलनाडु। तो फर्स्ट इज महाराष्ट्र, सेकंड इज कर्नाटका, एंड थर्ड इज तमिलनाडु। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू इज अबाउट तेलंगाना, अ प्राउड थिंग फॉर अस, ठीक है। तेलंगाना ने दो दो अवार्ड जीते हैं इस बार की यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड में, ठीक है। तो दो अवार्ड कहाँ जीते हैं, एक तो इन्होंने जीता है अवार्ड यहाँ पे जिसका नाम है
कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन विद डिस्टिंक्शन ऑफ मेरिट, ये जीता है इन्होंने। जो कुतुब शाही टॉम्ब हैं, कुतुब शाही टॉम्ब्स में जो स्टेप्स हैं, यानी कि जो सीढ़ियां हैं, उनको रिस्टोर किया है और उसके कंजर्वेशन के लिए इनको एक अवार्ड मिला है। दूसरी चीज इनको अवार्ड मिली है दोमा कोंडा फोर्ट, दोमा कोंडा फोर्ट जो कि 18th सेंचुरी का फोर्ट है, ठीक है, इसके कंजर्वेशन वर्क के लिए। तो दो कंजर्वेशन वर्क्स के लिए इनको अवार्ड मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला अवार्ड है, ठीक है। पहला अवार्ड जो है दैट इज रिगार्डिंग कुतुब शाही टॉम्स, ओके, कुतुब शाही टॉम्स की जो सीढ़ियां हैं वो खराब हो गई थी तो उनको रिस्टोर किया गया। और दूसरा है दोमा कोंडा फोर्ट, ठीक है, दोमा कोंडा फोर्ट, इसको ठीक करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। कनेक्ट कर सकते हो इसको पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से, ओके। तो बात करते हैं आगे। तो देखो, पहली बात तो यूनेस्को, यूनेस्को की बात कर लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को बनाई गई थी 1945 में, और ये जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की, जो कि बेस्ड है पेरिस में। इसके अलावा ये जो काम करता है, बेसिकली काम करता है पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में, एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा 195 मेंबर स्टेट्स इसके मेंबर कंट्रीज हैं, और इंडिया जो है दैट वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑलराइट। अच्छा, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स की बात हो रही है, जिसमें हमें तेलंगाना को अवार्ड मिला है। तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, ये आया था, स्टैब्लिश हुआ था 2000 में, ईयर 2000 में। और ये बोलता है कि यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, अगर इन लोगों ने, किसी ने भी हेरिटेज वैल्यू को बढ़ाने के लिए किसी बिल्डिंग के काम किया है, कंजर्वेशन के लिए काम किया है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, वो अगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट करती है, कम्युनिटीज को साथ में लेकर करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को साथ में लेकर चल करती है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ओके। कुतुब शाही टॉम्स की बात करूं, तो कुतुब शाही टॉम्ब जो है बेसिकली ये 2 किलोमीटर दूर है गोलकोंडा फोर्ट से, ठीक है। और कुतुब शाही टॉम्ब जो है ये पर्शियन, हिंदू और पठानी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से मिलकर बना है। तो देखोगे आप यहाँ पे हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल भी आपको देखने को मिलेगा, पर्शियन भी दिखेगा और पठानी भी दिखेगा। ये जो है खासियत है यहाँ की, और एक टॉम्ब नहीं है ये, ठीक है, कई सारे टॉम्ब हैं, गोलकोंडा फोर्ट के पास में पड़ता है। 17 सेंचुरी में ये टॉम्ब्स बनाए गए थे, कई सारे टॉम्ब हैं। इसमें आप देखोगे कि आसपास का जो लैंडस्केप है काफी अच्छा है। यहाँ पे आसपास कुछ गार्डन हैं जिनका नाम रखा गया है इब्राहिम बाग, इब्राहिम बाग जो है वो इसके आसपास देखने को मिलता है। और 7 कुतुब शाही किंग्स जिन्होंने रूल किया है गोलकोंडा को 170 सालों के लिए, उन 7 कुतुब शाही किंग्स के यहाँ पे टॉम्ब्स बनाए गए हैं। इसमें जो सबसे शानदार टॉम्ब है ना, सबसे शानदार टॉम्ब जो है वो है हैदराबाद के फाउंडर का टॉम्ब, जिनका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। ये 42 मीटर्स की हाइट तक का टॉम्ब है, ठीक है। तो याद रखना कुतुब शाही टॉम्ब्स के बारे में, गोलकोंडा के पास में पड़ता है, पर्शियन, हिंदू और पठानी स्टाइल आर्किटेक्चर है, 17 सेंचुरी में बना था, इब्राहिम बाग इसके पास है। और कुतुब शाही किंग्स जो थे, जिन्होंने 170 साल तक गोलकोंडा पे राज किया, उन सभी के टॉम्ब हैं। सबसे अच्छा टॉम्ब जो है हैदराबाद के फाउंडर का है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का, ठीक है। आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि गोलकोंडा और ये जो कुतुब शाह, कुतुब शाही जो टॉम्स है, ये कौन से एरिया में, कौन से सिटी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं तेलंगाना के, ये जरूर बताना मुझे इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट हमारे इशू की, जो कि है पीएसएलवी C54 के बारे में। ये पीएसएलवी C54 जो है, इन्होंने सक्सेसफुली 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया अलग अलग ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो इसको आप साइंस एंड टेक से कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली पीएसएलवी C54 ने जो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, उसमें एक थी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 6 थी। और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है ओशन सैट सीरीज की थर्ड सैटेलाइट है, ठीक है। तो ओशन सैट सीरीज की थर्ड सैटेलाइट है, और बेसिकली काम है इनका ओशनोग्राफी करना, यानी कि ओशन में कैसा क्या सी सरफेस टेम्परेचर कैसा है, कैसा क्या मूवमेंट हो रहा है, ओशंस के पैटर्न्स को समझना। इसके लिए ये ओशन सैट सीरीज लॉन्च की गई थी, जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 6 भी गई है। इसके साथ 8 नैनो सैटेलाइट्स गई हैं। एक सैटेलाइट है जो कि भूटान की भी है, ओके। तो ये बेसिकली पीएसएलवी C54 9 सैटेलाइट्स को लेकर गया है, ठीक है। तो आप देखोगे ये पीएसएलवी C54 इसरो ने लॉन्च किया, इसमें एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, और इसके साथ में कई सारी 8 और सैटेलाइट थी, जिनको नैनो सैटेलाइट बोल रहे हैं। इसरो की नैनो सैटेलाइट थी, ठीक है, भूटान की नैनो सैटेलाइट थी। इसमें नाम देखो, INS-2 भी, आनंद, एस्ट्रोकास्ट और थाइबोल्ट सैटेलाइट, ये सब सैटेलाइट्स इसमें थी, ओके। ये जो पीएसएलवी है, पीएसएलवी की ये बेसिकली
24th फ्लाइट है, ठीक है, PSLV की 24th फ्लाइट है। और यहाँ पे इसने बेसिकली काम ये किया है कि ना सिर्फ इन्होंने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को प्रॉपर्ली लॉन्च किया है, प्रॉपर्ली अपने ऑर्बिट में डाला है, जिससे हमको ओशनोग्राफिक सर्विसेज के लिए मदद मिलेगी, साथ में इस पूरे PSLV C-54 ने क्या किया है, अर्थ जो सॉरी अर्थ नहीं, इंडिया और भूटान की जो सैटेलाइट है, इंडिया भूटान रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करती हुई जो सैटेलाइट है, जिसका नाम है INS-2B, इसको भी लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हमारे दोनों देशों के बीच में एक माइलस्टोन है, जिसमें हमने कोलैबोरेट किया है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक टू। ओके, तो जरा देख लेते हैं INS-2B क्या है। INS-2B बेसिकली कोलैबोरेटिव मिशन है इंडिया एंड भूटान का, जिसमें दो पेलोड्स होंगे, एक होगा नैनो MX और एक होगा APRS डिजिपीटर। ओके, भूटानीज इंजीनियर्स को यहाँ पे इंडिया ने ट्रेनिंग भी दी है, और साथ में ये जो न्यूली लॉन्च्ड सैटेलाइट है, ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस बना रही है, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस बनाएगी भूटान के लिए, और यहाँ पे इसके थ्रू अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भूटान प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएगा। ओके, ऑलराइट, PSLV की बात करें, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV जो है ये थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, सॉलिड लिक्विड, और इसके साथ ये पहली इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेजेस इन्वॉल्व की गई थी। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। तो आप चाहो तो इसके बारे में ऐसे देख सकते हो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 6, ओशन सैट की थर्ड जो सीरीज, थर्ड ओशन सैट सीरीज की थर्ड सैटेलाइट थी ये। इसके अलावा और भी कई सारी जो सैटेलाइट्स हैं वो गई, आनंद, एस्ट्रोकास्ट, थाईबोल्ट, INS-2B, ठीक है, ये IRS-1 बस, ये सारी जो है सैटेलाइट्स और भी यहाँ पे प्लेस की गई थी अलग अलग लॉन्च, अलग अलग ऑर्बिट्स में। ये जो है लॉन्च स्पेस पोर्ट कहाँ से था, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था, और इसकी डेस्टिनेशन थी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ओके, मिशन टाइप था अर्थ ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, और ये PSLV XL या PSLV C-54 आप इसको कह सकते हो, इसने लॉन्च किया है। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा इशू है अबाउट हिमालयन याक। ये याक देख रहे हो, ये इस तरह के याक होते हैं, बड़े से ऐसे बफेलो जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इसमें कुछ खासियत होती है, अभी दिखाऊंगी। तो हिमालयन याक जो है, उनको फूड एनिमल टैग मिल गया है, और इनकी मिल्क एंड मीट को अब यूज किया जा सकता है। ये एनवायरमेंट से टॉपिक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हिमालयन याक जो है, इसको फूड एनिमल टैग मिल गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और ये कैटेगराइजेशन जो है, ये कैटेगराइजेशन से एक्सपेक्टेड ये है कि जो पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है हिमालयन याक की, वो पॉपुलेशन अब डिक्लाइन होना बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका कन्वेंशनल मिल्क और मीट इंडस्ट्री इतना बूम कर सकती है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ का, उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन दी कि भाई इनको भी एज अ फूड एनिमल आप रिकॉग्नाइज कीजिए, और अल्टीमेटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। बात करते हैं याक की, तो याक जो है एक मल्टी डायमेंशनल सोशो कल्चरल इकोनॉमिक रोल यहाँ पे प्ले करती है। यहाँ पे आपको पता है हिमालयन रीजन्स में हिली टेरेन है, ठीक है, तो एकदम बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड चीज़ें नहीं है, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ आज भी यहाँ पे नोमैड्स हैं, नोमैड्स जो घूमते रहते हैं इधर से उधर, और मोस्टली पेस्टोरल नोमैड्स हैं, जो कैटल के बेसिस पे अपना पूरा जीवन सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो पेस्टोरल नोमैड्स हैं, और इसमें से कई सारे पेस्टोरल नोमैड्स के पास ये हिमालयन याक्स हैं, और इन्हीं याक से क्या होता है, मिल्क डिराइव करते हैं वो, और इन्हीं से मीट मिलती है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी अर्निंग के लिए, न्यूट्रिशनल लाइवलीहुड वगैरह हर सिक्योरिटी के लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की तरफ तो जा नहीं सकती, क्योंकि हिमालयाज वाला रीजन है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। तो इसीलिए ये हिमालयन याक्स की रियरिंग वगैरह होती है। आज की देश में डेट में आप देखोगे 2019 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से, तो इंडिया में अभी 58,000 याक्स हैं। ओके, और ये जो है 2012 से लेकर अब तक में लगभग 25% डिक्लाइन हुआ है। तो ड्रास्टिक डिक्लाइन जो हुआ है उसके कारण क्या है, कारण यही है कि काफ़ी ज़्यादा इनपुट यहाँ लगता है, और ये जो है नोमैडिक या रियरिंग जो है, इसमें जो जनरेशन है, आज की जनरेशन, वो जाना नहीं चाह रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि याक का जो मिल्क है और मीट है वो बहुत आसानी से सेल नहीं हो रहा, यहाँ पे काफ़ी लोकल लोग ही हैं जो इसको कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए हिमालयन याक को एक फूड एनिमल का टैग दिया है FSSAI ने। ओके, और बेसिकली हिमालयन याक जो है ये लॉन्ग हेयर डोमेस्टिकेटेड कैटल है, ये देख रहे हो इस तरह की लॉन्ग हेयर डोमेस्टिकेटेड कैटल है, जो कि बेसिकली लाइफलाइन ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स होती है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड्स में, हिमालयन एल्टीट्यूड्स में कुछ तो चाहिए ना इनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तो ऐसे में ये जो कैटल्स हैं जिनको हम हिमालयन याक कहते हैं, ये पेस्टोरल नोमैड्स की नीड्स को पूरा करती हैं।
हमारे देश में 58,000 ये हिमालयन याक हैं, जिसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है, फिर अरुणाचल में, फिर सिक्किम में, फिर हिमाचल में और फिर वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड में। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। ओके, इसके साथ में आप देखोगे तो याक जो है, ये जो याक हैं ये बोवाइन ट्राइब से बिलोंग करती हैं, जिससे बाइसन, बफेलोज, कैटल्स और बाकी जो कैटल्स हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है ना इस सेम ट्राइब में, वहीं से ये बिलोंग करती है। और ये जो है याक, ये इसकी खासियत ये है इस कैटल की कि ये -40 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर सकती है। तो याक जो है उसकी खासियत यही है कि एक तो ये बोवाइन ट्राइब से बिलोंग करती है और -40 डिग्री सेल्सियस पे ये सर्वाइव कर सकती है। इसके अलावा आप देखोगे ये जो है हाई एल्टीट्यूड्स पे रहती है, और इनके जो लॉन्ग हेयर हैं वो एज अ कर्टन काम करते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा वार्म रखने के लिए। इसके अलावा हिमालयन पीपल जो है वो इनको काफ़ी वैल्यू करते हैं। और जो पहली याक्स थी, पहली बार किसी ने अगर डोमेस्टिकेट किया था याक्स को, तो ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि जो तिब्बतन बुद्धिज्म फाउंडर हैं गुरु रिम्पोंचे, ये जो हैं पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने हिमालयन याक्स को डोमेस्टिकेट किया था। इसके अलावा इनको लाइफलाइन ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे और कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाता इन द कैटल्स एक्सेप्ट हिमालयन याक। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया इज द लोन एब्सेंटी एट चाइनाज इंडियन ओशन फोरम ऑफ 19 कंट्रीज। तो पेपर 3 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, साथ में पेपर 2 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन इंडियन ओशन रीजन से। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या है, चाइना ने अपनी पहली चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम लॉन्च करी है। चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम। ओके, ये जो फोरम है बेसिकली चाइना ने इसीलिए लॉन्च करी है कि चाइना की जो प्रेजेंस है, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जो है इंडियन ओशन में, वो और ज़्यादा डेप्थ उसको मिले। तो यहाँ पे 19 कंट्रीज़ को यहाँ पे इनवाइट किया गया था, जिसमें इंडिया के सारे नेबर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन इंडिया उसमें एब्सेंट था। अभी जितनी जानकारी मिल रही है उससे यही समझ में आ रहा है कि इंडिया को इनवाइट ही नहीं किया था चाइना ने। तो इंडिया वाज नॉट इवन इनवाइटेड। इसमें 19 कंट्रीज इनवाइटेड थी, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और जितनी भी कंट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये जो सिडका है, सिडका यानी कि चाइना का जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी है, इसने चाइना की न्यू डेवलपमेंट एड एजेंसी रहेगी, और ये जो है ये इसको फॉलो अप कर रही है, ये चाइना के इंडियन ओशन रीजन फोरम को बना रही है, इसको पूरी प्लानिंग इसके पीछे ये है सिडका। ठीक है, और ये जो है प्रपोज ये करती है कि इस एरिया में, इंडियन ओशन रीजन में, जो भी मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन है, मिटिगेशन है, कोऑपरेशन है, वो चाइना करवाएगी बाकी सभी कंट्रीज के साथ। नेसेसरी फाइनेंशियल, मटेरियल और टेक्निकल सपोर्ट देगी सभी कंट्रीज को। कंसेंसस बिल्ड करेगी सिक्योरिटी में, एनर्जी में, कॉमन डेवलपमेंट में, और इस तरह की सारी बातें की गई है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखो चाइनीज फोरम जो है ना, ये बनाई गई है यहाँ पे इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन में, उसको कम करने के लिए, काउंटर करने के लिए। तो इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन रीजन में, वो आपको देखने को मिलता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को इंडिया बैक करता है, जिसमें 23 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और 23 कंट्रीज की मेंबरशिप है इंडियन ओशन रीजन से। चाइना डायरेक्ट मेंबर तो नहीं है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, लेकिन डायलॉग पार्टनर जरूर है 1997 से। इसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है वो यूएन का जनरल असेंबली और अफ्रीकन यूनियन दोनों की ही ऑब्जर्वर स्टेट आप मान सकते हो इसको। ठीक है, इसके साथ में इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अलावा हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने एक और स्ट्रैटेजी प्रपोज करी थी, जिसको नाम दिया गया है सागर। 2015 में ये स्ट्रैटेजी आई, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसमें क्या होगा, सभी कंट्रीज जो है इंडियन ओशन रीजन की एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी। साथ में इंडियन नेवी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम, जिससे कि मैरिटाइम कोऑपरेशन हमारी सभी कंट्रीज के बीच में, इंडियन ओशन की कंट्रीज के बीच में बढ़ सके। और इसी सारे एफर्ट्स को, जो इंडिया के सारे एफर्ट्स हैं, इनको काउंटर करना चाह रहा है चाइना। काउंटर कर रहा है कैसे, चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम के थ्रू, जिसमें इंडिया को इनवाइट भी नहीं किया गया, बाकी सारे नेबर्स को इनवाइट किया गया है। तो चाइना बेसिकली ये चाह रहा है कि स्ट्रैटेजिक इंडियन ओशन कितना इंपॉर्टेंट आप सभी जानते हैं, इस स्ट्रैटेजिक इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, अपने पोर्ट्स और अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा सके, और साथ में पाकिस्तान और श्रीलंका में जितना हो सके उतना अंदर तक स्ट्रैटेजिक डेप्थ
ले सके। ओके, इसके साथ में चाइना जो है ये फुल फ्लेजेड नेवल बेस बना चुका है जिबूती में। बीजिंग जो है हम्बनटोटा पोर्ट में, यहाँ पे श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको यहाँ पे इन्होंने ले लिया है 99 ईयर्स के लिए लीज पे। साथ में पाकिस्तान में ग्वादर बना रहा है ये, ठीक है। मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो हमारे आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं, जिबूती, हम्बनटोटा, ग्वादर, मालदीव्स, इन सभी एरियाज में इसके इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं। इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कौन, चाइना। और साथ में कोशिश कर रहा है कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस है ओवर इंडियन ओशन रीजन वो कम किया जा सके, काउंटर किया जा सके। ओके, तो ये था पूरा टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इंडियन ओशन का ही यहाँ पे मैप आपको दिखा दूं तो ये है इंडियन ओशन। यहाँ पे आता है हमारा प्यारा भारत यानी कि इंडिया। यहाँ पे नीचे आ रहा है श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ साइड में आता है इंडिया के पाकिस्तान। ओके, इसके अलावा यहाँ देखो यमन का सोकोत्रा है, लक्षद्वीप है हमारा, अंडमान एंड निकोबार हमारा है। फिर यहाँ पे आता है मालदीव्स, फिर आता है यहाँ पे सेशल्स, यहाँ पे आता है देखो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज हैं कुछ कुछ, मॉरिशियस है, मडगास्कर है। ओके, और कुछ कुछ और आइलैंड हैं, कोकोस आइलैंड है, और नीचे आप देखोगे तो कई सारे फ्रांस के छोटे छोटे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। साइंटिस्ट ने कुछ ब्लैक कोरल्स डिस्कवर किए हैं ऑस्ट्रेलिया के पास में। तो ऑस्ट्रेलिया के पास में आपको पता होगा ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है। वहां पे से कुछ कोरल्स डिस्कवर किए गए हैं जिनको ब्लैक कोरल्स कहा जा रहा है। इसको आप एनवायरमेंट से कनेक्ट कर सकते हो, GS1 के ज्योग्राफी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हुआ कुछ यूं है कि यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल्ड सबमरीन भेजी इस रीजन में, ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ के यहाँ पे, और इनको कुछ ब्लैक कोरल्स मिले हैं, डिस्कवर हुए हैं, जो कि डीप ओशन से मिले हैं। इनको लगभग 2500 फीट नीचे थे ये सरफेस से। ओके, और इसके अलावा ये जो ब्लैक कोरल्स हैं, ये ब्लैक कोरल्स क्यों हैं, देखो भाई ऐसे दिखते हैं ब्लैक कोरल्स, ठीक है। बाकी सारे कोरल्स आपको दिखते हैं रंग बिरंगे कलरफुल से, लेकिन ये ब्लैक कोरल्स इस तरह के हैं। अच्छा, याद रखना ये ब्लैक कोरल्स जो हैं, ये ब्लैक कोरल्स और जो कोरल ब्लीचिंग है उसमें डिफरेंस है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीजें नहीं है। कोरल ब्लीचिंग अलग चीज है, ब्लैक कोरल्स अलग चीज है। तो देखो ब्लैक कोरल्स जो हैं ये दोनों जगह पे मिलते हैं, शैलो वाटर्स में भी मिलते हैं और साथ में इन डेप्थ वाटर पे भी मिलते हैं। और इनकी जो लाइफ टाइम होती है ये 4000 सालों की हो सकती है। ये जो कोरल हैं जो डीप पार्ट से मिलते हैं, इनकी खासियत ये है कि ये जो है किसी ना किसी तरह के भी फोटोसिंथेसिस पे रिलाय नहीं करते। जैसे आप देखते हो ना बाकी कोरल्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस पे रिलाय करते हैं, लेकिन ये ब्लैक कोरल्स फोटोसिंथेसिस पे रिलाय नहीं करते। ये कुछ जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं जिनके ऊपर फीड करके जिंदा रहते हैं। तो पहले मैं आपको कोरल्स होते क्या है पहले बेसिक वो समझा देती हूँ, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। तो कोरल रीफ जो होते हैं ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्केलेटन से बनते हैं कॉलोनियल मरीन इनवर्टिब्रेट्स के। होता क्या है, ये कोरल पॉलिप्स, इनको आप ऑर्गेनिज्म जैसे समझ सकते हो, ठीक है, इनवर्टिब्रेट समझ सकते हो, मरीन इनवर्टिब्रेट्स। तो ये कोरल्स होते हैं, ठीक है। ये जो है इनके पास एक शील्ड होती है, ये कार्बन वगैरह कार्बोनेट वगैरह रिलीज करते हैं और एक शील्ड बना सकते हैं। लेकिन इनके पास फीड करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये फीड करने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि एल्गी पे डिपेंड करते हैं। तो एल्गी और इस कोरल की एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। सिम्बायोटिक मतलब कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा तुम मुझे कुछ दो। तो कोरल्स एल्गी को कहता है कि मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, ठीक है, तुम आके मेरी शील्ड में रह सकते हो। एल्गी यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिकली जूक सेंथेले होता है, जूक सेंथेले इस एल्गी का नाम है। ये जूक सेंथेले जो है कोरल को बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे शेल्टर दे रहे हो तो मैं तुम्हें खाना बना के दूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए फोटोसिंथेसिस करूंगा, खाना बनाऊंगा, तुम भी उसको ऊपर फीड कर सकते हो। तो कोरल्स इस तरह से कोरल रीफ्स बनाते हैं, ठीक है। और कोरल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हार्ड कोरल, एक होते हैं सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल वो होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रॉपर अपनी एक एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। दूसरे होते हैं सॉफ्ट कोरल जो कि सी फिंगर्स, सी विप्स के फॉर्म में दिखने को मिलते हैं, बेंडेबल होते हैं, काफी प्लांट्स के जैसे ही दिखते हैं आपको, ट्रीज के जैसे ही दिखते हैं। ओके, और ये काफी स्टोनी स्केलेटन नहीं होते, इनका काफी स्ट्रॉन्ग स्केलेटन नहीं होता, काफी ये बेंडेबल वगैरह इस तरह के स्केलेटन होते हैं। दूसरे होते हैं डीप सी कोरल। ये डीप सी कोरल या आप इसको ब्लैक कोरल जैसे समझ सकते हो। ये डीप सी कोरल्स आप समझना इस बात को कि ये सी के बहुत निचले पार्ट में मिलते हैं ये डीप सी कोरल्स। और फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए सनलाइट। सनलाइट इतने डीप सी में आती नहीं है। तो जूक सिंथेले जो हैं या फिर जो एल्गीज हैं वो इतने नीचे रह नहीं सकते, क्योंकि वो खाना कैसे बनाएंगे अगर इतने नीचे रहेंगे, सनलाइट आएगी नहीं, फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा इतने नीचे। तो जूक सिंथेले यहाँ पे नहीं होते, एल्गी का साथ इनको नहीं मिलता। तो ये कोरल्स क्या करते हैं, खाना कैसे लेते हैं फिर, ये खाना ऐसे लेते हैं कि जू प्लैंक्टॉन होते हैं यहाँ पे उनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, और उनके थ्रू अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करते हैं। ओके, तो ये होते हैं डीप सी कोरल्स।
नाउ देखो, ब्लैक कोरल्स की और बात कर लूँ तो इनका नाम ऐसा है क्योंकि ब्लैक अपीयरेंस होती है, लेकिन इसके अलावा पिंकिश वाइटिश कलर्स भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। कुछ स्पीशीज ये बताती है कि ब्लैक कोरल जो है 4,000 सालों से भी ज्यादा जी पाते हैं। और ये लॉन्ग लिविंग कोरल्स जो होते हैं ये रेडवुड जैसे होते हैं ओशंस के, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्लो ग्रोइंग है, ठीक है, यहाँ लॉन्ग लिव्ड है, बट इनके साथ में लॉन्ग लिव्ड तो है ही ये, बट इनके साथ में इंपॉर्टेंट हैबिटेट भी बनते हैं दूसरे स्पीशीज का। बहुत सारी स्पीशीज को शेल्टर देते हैं। और डीप सी माइनिंग आजकल जो हो रही है ना, वो इन इस तरह के कोरल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है। तो हर किसी का, हर स्पीशी का अपना अपना महत्व है इस इन्वायरमेंट में, लेकिन डीप सी माइनिंग के थ्रू हम इन कोरल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ओके। तो बेसिकली इसी के बारे में बताया गया है कि रिसर्चर्स ने एक रोबोट भेजा और रोबोट के थ्रू ये डीप सी कोरल निकाला है, ठीक है। और ये पता चल रहा है कि ये जो ब्लैक कोरल्स हैं ये ना सिर्फ शैलो रीजन में हो सकते हैं, मोस्टली डीप सी रीजन में ही होते हैं, ओके। और ये जो सिंगल ब्लैक कोरल कॉलोनी है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये 2005 में कलेक्ट की गई थी कैलिफोर्निया के आसपास, ओके। अभी जो बात हो रही है ना वो ऑस्ट्रेलिया के पास में हो रही है। तो देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट एज अ कंट्री दोनों तरह से देख सकते हो। यहाँ का ये देख रहे हो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये नॉर्थ ईस्ट में आपको ये ओशन वाले रीजन में ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कोरल्स मिलते हैं आपको पूरे वर्ल्ड के, ओके। तो ये बात हो गई। देन देखो कोरल ब्लीचिंग अलग चीज है। कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है कि वो कोरल्स जो कि यहाँ पे जूक सेंथिले के साथ मिलकर सरवाइव कर रहे होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल जो है वो राइज होने लगा है, टेम्परेचर राइज होने लगता है, और जूक सेंथिले यहाँ पे जी नहीं पाते इतने हाई टेम्परेचर में और इतनी क्लाइमेटिक, इस तरह की एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में। तो जूक सेंथिले छोड़ छोड़ के जा रहे होते हैं कोरल्स को। और क्योंकि जूक सेंथिले कोरल्स को छोड़कर जा रहे होते हैं तो कोरल्स जो हैं वो अकेले रह जाते हैं, इनका कलर चला जाता है, तो ब्लीचिंग हो जाती है। और ब्लीचिंग हो जाने के बाद ये कोरल्स जब ब्लीच हो जाते हैं तो इनके पास कोई फूड का सोर्स भी नहीं बचता ना, क्योंकि जूक सेंथिले ही फूड बना के दे रहे थे। तो धीरे धीरे ये कोरल्स डेड होने लगते हैं और एक एक करके फिर इकट्ठा मरते जाते हैं। तो पहले हेल्दी कोरल्स इस तरह के होते हैं, फिर जब ये जूक सेंथिले निकलने लगते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, हाई टेम्परेचर, तो ये इस तरह से ब्लीचिंग हो जाती है। और ब्लीचिंग होकर जब फूड की कमी हो जाती है तो ये डेड हो जाते हैं, ओके। दिस इज कोरल ब्लीचिंग। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं कोरल रीफ? तो देखो आप यहाँ पे जो ये देख रहे हो, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गए, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, अरेबियन सी हो गई, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, इन रीजन्स में मोस्टली आपको कोरल रीफ्स मिलती है, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई मीजल्स आउटब्रेक ड्यू टू लो वैक्सीनेशन। तो मुंबई में देखा जा रहा है कि मीजल्स जो है, बच्चों को बहुत ज्यादा मीजल आउटब्रेक हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को मीजल्स हो रहा है एक के बाद एक। पेपर टू हेल्थ के टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो इसको। तो देखो पता ये चला है कि अभी डब्ल्यू का डाटा आया, डब्ल्यू के डाटा में 2022 का डाटा आया जिसमें ये कहा गया कि ग्लोबली 40 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको मीजल्स का डोज नहीं लगा है, जो एनुअल वाला लगना होता है, ठीक है। और इसी के कारण आप देख रहे हो कि जो मीजल्स के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे ये पता चला है कि एस्टिमेटेड कितनी डेथ्स हुई है, 9 मिलियन लोगों को मीजल्स हुआ है और लगभग 1,28,000 डेथ्स हुई हैं 2021 में रिगार्डिंग मीजल्स। और यही चीज मुंबई में देखी जा रही है। मुंबई में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ है मीजल्स का, ठीक है। तो चाहो तो ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, लेकिन मीजल्स के बारे में जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीजल्स जो है हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज है, याद रखना, कॉन्टेजियस वायरल डिसीज है। जनरली ज्यादातर बच्चों में होता है ये, ठीक है, क्योंकि बच्चों की जो वल्नरेबिलिटी होती है ज्यादा होती है। और बच्चों में होता है, स्प्रेड होता है मीजल्स ड्रॉपलेट से, ठीक है। अगर आपने मान लो अगर एक पर्सन को मीजल्स है, इसने खांसा या छींका, तो जो भी ड्रॉपलेट्स बाहर गए उसमें मीजल्स के इन्फेक्शन वाले वो सेल्स रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स ये हैं कि इनिशियल सिम्टम्स आपको 10 से 12 दिन में पता चलते हैं। इसमें रनी नोज, हाई फीवर, ब्लड शॉट आईज होना, वाइट स्पॉट्स हो जाना मुंह के अंदर, ये सब इसके फीचर्स हैं, ठीक है, इसके सिम्टम्स हैं। कुछ दिनों बाद आपको रैशेज होने लगते हैं, पहले अपर फेस पे होते हैं, फिर अपर नेक पे होते हैं, और फिर नीचे पूरी बॉडी में होने लगते हैं। और सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसके ये हो सकते हैं कि आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, दिखना बंद हो सकता है, इंसेफेलिटिस हो सकता है, यानी कि ब्रेन स्वेल हो सकता है आपका, डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया भी हो सकता है। तो इट इज अ क्वाइट अ डेडली वायरस, क्वाइट अ डेडली डिसीज इफ यू डू नॉट गेट वैक्सीनेटेड, ओके। तो जरूरत है वैक्सीनेशन की। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। तो देखो मीजल्स के बारे में कुछ इन्फेक्शन के तरीके बता दूं कि कैसे कैसे इन्फेक्शन होता है। एयरबॉर्न वायरस है जो स्प्रेड होता है कफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू।
ये वायरस जो है रिमेन करता है, एक्टिव होता है, ये वायरस एक्टिव रहता है, कॉन्टेजियस रहता है और इन्फेक्ट कर सकता है सरफेसेस को 2 घंटे तक। मतलब मान लो अगर ये पर्सन है, इसने यहाँ पे जाके खांस दिया और इसको मीजल्स है, तो इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं इस सरफेस पे रह गए, ओके, और ये 2 घंटे तक एक्टिव रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। अगर 2 घंटे में किसी ने भी इसको टच किया या कंज्यूम कर लिया, ठीक है, इनहेल कर लिया, तो उस पर्सन को भी मीजल्स हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस बता चुकी हूँ मैं, इसमें सिवियर रिस्क होती है प्रेग्नेंट वेमेन को, क्योंकि उनका मिसकैरेज हो सकता है। और सिम्टम्स ऐसे शुरू होते हैं फीवर से, कफ से, रेड आइज से, इन सभी से शुरू होते हैं, रैशेस से शुरू होते हैं, और डेथ्स भी हो सकती है मीजल्स के अंतर्गत। ठीक है, तो कॉन्टेजियस है, रेस्पिरेटरी डिसीज है, और होता है वायरस के कारण। ओके, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मीजल्स में, ये सब चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, हाईली कॉन्टीजियस है, परमानेंट कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इस तरह के, डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन, ब्रेन स्वेलिंग एटसेट्रा। ओके, बात करते हैं आगे। लास्ट आज का जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, तो इंडस्ट्री जो है हमारी इंडिया की प्राइवेट इंडस्ट्री, उनका कहना है गवर्नमेंट को कि आप एक मिशन लॉन्च कीजिए जिसका नाम हो इंडिया रेयर अर्थ मिशन। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे देश में रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। हमारे देश में इस तरह की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, और ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो है हम अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स यूज़ कर रहे हैं वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारा हमको डिपेंड करना पड़ रहा है चाइना के ऊपर। यानी कि अगर आप देखोगे रेयर अर्थ मेटल्स की बात करें तो 92% रेयर अर्थ मेटल्स जो है हमने चाइना से इंपोर्ट किए हैं। क्वांटिटी में देखोगे तो 97% है, और इस चक्कर में हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं कि इंडिया के पास अपने रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, इंडिया के पास वर्ल्ड के 6% जितना, वर्ल्ड में टोटल अगर मान लो वर्ल्ड में टोटल 100 है रेयर अर्थ मिनरल्स, तो इंडिया के पास 6% वर्ल्ड के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसके ऊपर अभी हम काम नहीं कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री का कहना यही है कि मेड इन चाइना जैसे बनाई हुई है ना पॉलिसी 2025 में, मेड इन चाइना करना है हर चीज को, वैसे ही हमें भी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के ऊपर जोर देना चाहिए। और मेक इन इंडिया के अंतर्गत, डीप ओशन मिशन के अंतर्गत, ये रेयर अर्थ मिनरल्स मिशन भी हमको लाना चाहिए। इसको आप पेपर 2 से कनेक्ट करोगे, लेकिन ये ज्यादातर आप इसको पेपर 1 से कनेक्ट करोगे, ज्योग्राफी से। ओके, पेपर 1 ज्योग्राफी से इसको कनेक्ट कर सकते हो, जो रिसोर्सेज वाला पोर्शन है वहां से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखो रेयर अर्थ मिनरल्स या एलिमेंट्स का, स्वीडन में आप इसको देख सकते हो, इंडिया में काफ़ी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में और यूएस में। ठीक है, इंडिया की बात करोगे तो 5th लार्जेस्ट रिजर्व है हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स की, और टोटल वर्ल्ड का 6% जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये 17 एलिमेंट्स हैं बेसिकली। आप देख सकते हो लेंथेनम, सीरियम, ठीक है, नियोडियम, ये सब जो है 17 रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स हैं। लस्टरस होते हैं, यानी कि चमकीले होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट हैवी मेटल्स होते हैं, कंडक्टिव होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनमें अच्छी होती है, हाईली कॉन्सेंट्रेशन होता है इनका, हाई कॉन्सेंट्रेशन है अर्थ क्रस्ट में, और इनको रिकवर भी किया जा सकता है, अगर आप एज अ बाय प्रोडक्ट भी इनको रिकवर कर सकते हो, जैसे फॉस्फेट रॉक्स वगैरह के थ्रू, यूरेनियम लीचिंग वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो रेयर अर्थ मेटल्स इंडिया में बात करें तो मोनेजाइट सैंड जो है हमारे यहाँ मिलती है केरला के आसपास। तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है इस मोनेजाइट सैंड में बहुत सारे हैं, लगभग 200 बिलियन डॉलर की कंट्रीब्यूशन हो सकता है इनका हमारी जीडीपी में, इतना रेयर अर्थ मिनरल हमारे पास है। वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट रिजर्व हमारे पास है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट अगर कोई कर रहा है रेयर अर्थ मेटल्स को तो वो हम कर रहे हैं, और वो भी अपने राइवल चाइना से। ठीक है, और इसके अलावा ये बीच सैंड वाले जो मिनरल्स हैं वो भी हमारे पास है, केरला के आसपास मोनेजाइट सैंड है, उसमें हमने ये प्लेसर डिपॉजिट्स में ये पाए गए हैं। ठीक है, ये रेयर अर्थ मेटल्स। और ये जो है रेयर अर्थ मेटल्स अगर आपको इंपोर्ट करने हैं तो आपको यहाँ पे फ्री परमिशन दी जाती है कि आप कर सकते हैं इसको इंपोर्ट। और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मटेरियल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे एनर्जी टेक्नोलॉजी, हाई टेक एप्लीकेशन, डिफेंस सिस्टम, इन सब के लिए। कंज्यूमर गुड्स बनाए जाते हैं, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर स्क्रीन, इन्हीं से। इसके साथ में क्लीन एनर्जी के लिए भी ये ज़रूरत हो पड़ती है इनकी। साथ में कार कैटलिस्ट हो गए, ऑप्टिकल लेंसेज हो गए, ग्लास पॉलिशिंग हो गई, इसके लिए भी ये रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैग्नेट्स वगैरह बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए भी ये जो रेयर अर्थ मेटल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और आप देख सकते हो कैटलिस्ट के फॉर्म में, ग्लास पॉलिशिंग के लिए, फॉस्फोरस के फॉर्म में, मेटलॉजिकल अलॉयज के फॉर्म में, मैग्नेट, सेरामिक्स, इन सभी में काम आते हैं ये रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स। ओके, नेक्स्ट देखो लास्ट आज का
आर्टिकल छोटा सा है, दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री क्यों क्राइसिस में है। तो दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है हमारे देश की, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग नॉर्थ ईस्ट में आता है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे इंडियन टी एसोसिएशन जो है, इन्होंने कहा है टी बोर्ड ऑफ इंडिया को कि भाई हमको 1,000 करोड़ रुपए का फंड लगेगा अगर आप चाहते हो दार्जिलिंग टी को वापस से रिवाइव करना है तो, क्योंकि दार्जिलिंग टी अभी बहुत प्रॉब्लम में चल रही है। क्यों एक्यूट स्ट्रेस में है? पहली चीज तो ये कि काफी ज्यादा इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो ज़्यादा है। दूसरा, हमारा जो नेबर है नेपाल, वहाँ से सब स्टैंडर्ड सी जो सब स्टैंडर्ड टाइप की टी जो है ये इंपोर्ट की जा रही है, और लोग सब स्टैंडर्ड टी यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं नेपाल की इंस्टीड ऑफ खुद के देश की दार्जिलिंग की हाई क्वालिटी टी। ओके। तीसरी चीज ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स में भी हमको समझ में आ रहा है ना कि हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा दार्जिलिंग टी की कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए और लोग नेपाल की टी को कंज्यूम कर रहे हैं, नेपाल की टी को एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा चौथी चीज ये कि हमारा जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है, और हमारे पास लैंड और नहीं है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जो वेस्ट बंगाल इधर वाला है, दार्जिलिंग वाला सिक्किम वाला रीजन है, काफी हिली टेरेन है, और यहाँ पे बहुत लिमिटेड हमारे पास लैंड है, और इस लैंड पे हम जितना उगा पा रहे हैं टी को उतना उगा रहे हैं। ठीक है, तो अभी वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है नेपाल से जो आने वाली टी है उसके ऊपर रोक लगाए, क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, और हमारे टी के एक्सपोर्ट की कोशिश करें, एक्सपोर्ट के लिए एफर्ट्स करें। ठीक है, यही हम कर सकते हैं। अभी देखोगे 52% ऑफ द टी इन कंट्रीज प्रोड्यूस्ड बाय दिस एसटीजी, यानी कि स्मॉल टी ग्रोअर्स, जो स्मॉल टी ग्रोअर्स ही हमारे देश में ये उगा रहे हैं, जो मेजॉरिटी हमारे देश में टी कंज्यूम हो रही है उसको। ठीक है, तो इसीलिए पर कैपिटा टी कंजप्शन जो है अभी भी 850 ग्राम है। ओके, जो कि आसपास की कंट्रीज से कम है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे एक तो नेपाल वाली चीज को रोकना पड़ेगा, और दूसरी चीज हमें फंडिंग देनी पड़ेगी हमारे टी ग्रोअर्स को। ऑलराइट, तो ये था पूरा आर्टिकल। एंड दार्जिलिंग के साथ में देखो, ये दार्जिलिंग वाला रीजन हो गया। ठीक है, दार्जिलिंग के साथ में कई और रीजन भी यहाँ पे टी उगाई जाती है, जैसे कि असम हो गया। इसके अलावा नीलगिरी, ये वाला रीजन नीलगिरी वाला, और यहाँ हिमाचल चल में उत्तराखंड में भी यहाँ पे टी उगाई जाती है। ओके, तो दिस वाज ऑल, और आज के आर्टिकल्स इतने ही थे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, प्रीवियस एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, जीएसटी के बारे में, कि जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस नहीं इंक्लूडेड है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना, जो जो क्वेश्चन मैंने आज के डिस्कशन में आपसे पूछे हैं। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।